वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम तज्जिया आप तक पहुंचा रहे थे मुख्तार भट्ट साहब का, और कुछ बात कर लेते हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद ओपोजिशन रहनुमाओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये कहना है कि हुक्मरानों को रुखसत करके मुंतखब हुकूमत जो है वो लाना चाहते हैं। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए बात यह है कि वो अपोजिशन का जो स्टांस है ये बिल्कुल गलत है। एक तो ये कि पाकिस्तान में आपने देखा होगा हर इलेक्शन के बाद कोई ऐसा इलेक्शन नहीं है जो कहता है कि धांधली जो एक तो नहीं हुई है और बिल्कुल वो तो कभी एक्सेप्ट नहीं करते। अब हमने तो एक वतीरा बना लिया है कि जो भी इलेक्शन होगा उसको हमने यही कहना है कि ये सब धांधली की पैदावार है। अब ये सिलेक्टेड और इलेक्टेड, अब बात यह है कि अगर ये वज़ीर आज़म सेलेक्टेड है तो बाकी सारे पूरा जो पार्लियामेंट है वो भी फिर सिलेक्टेड है, क्योंकि बाकायदा वोटिंग हुई है। इलेक्शन कमीशन ने 20-21 रुपया इसके ऊपर ख़र्च किया है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम वोटर्स मतलब इकट्ठा करने में, और उसके ऊपर बड़े एक्सपेंडिचर होते हैं। तो एक तरीक़ाकार से ठीक है, कहीं कहीं मतलब यह है कि कोई अगर घपला हुआ है तो वो छोटा मोटा तो हर उसमें होता है, और उसके लिए फ़ोरम मौजूद है चीफ़ इलेक्शन कमीशनर, वहाँ आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो सिलेक्टेड की रट है, अगर वो सिलेक्टेड है, आप अपोजिशन पार्टीज़ अगर ये समझती हैं कि ये इलेक्शन रिग्ड हुआ है तो सारे असेंबलियों से इस्तीफ़ा दे दें। जब सारे इस्तीफ़ा दे देंगे तो लामहला आपको फिर इलेक्शन कॉल करना पड़ेगा। वो भी नहीं करते और अपनी मर्ज़ी की हुकूमत चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से दोबारा इलेक्शन चाहते हैं। तो ऐसा तो ना कभी हुआ है ना ऐसा होगा। अगर ऐसा होना होता तो इमरान खान का तो तारीखी धरना था 126 रोज़ का, तो उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आई। बेशुमार ऐसे उसमें मौके आए जब कि घबराहट थी हुकूमत में। तो अब ये मौलाना फजलुर रहमान के मौके पे भी पहले तो इनिशियली इन्होंने संजीदगी से नहीं लिया था इसको, लेकिन बाद में फिर देखा कि भाई ये मामला बिगड़ रहे हैं तो फिर उनसे बातचीत। अच्छा, आपको लगता है कि कभी हमारे मुल्क के हालात बेहतर होंगे? क्या लगता है आपको, या यूं ही चलते रहेंगे एक दूसरे पे तनकीद? कभी आपको नजर आएगा कि हाँ अब हालात में जो है बेहतरी आना शुरू होगी? अगर आप मेरी ज़ाती राय पूछती हैं तो मुझे कोई ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आती है। पता नहीं हमारी ज़िंदगी के बाद ये हालात क्या होते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसका दूर दूर तक इम्कान नहीं है। उसकी वजह है कि इस कौम में ना तो पेशेंस है ना टॉलरेंस है। आप इसका मुज़ाहरा ऐसे देखें ना, अगर आपने किसी कौम के लोगों का मिजाज चेक करना हो तो उसका ट्रैफिक निज़ाम देख लें। अगर आप ट्रैफिक निज़ाम से मुतमईन हैं तो आप समझ लें कि आपकी कौम जो है वो भी बड़ी अच्छी है और समझदार है और डिसिप्लिन्ड है। तो जब तक आपका रवैया ठीक नहीं होगा, आप मुल्क को ओन नहीं करेंगे, ज़ातियात के ऊपर पड़े रहेंगे। हम तो अपने मुल्क में एक बड़ा मसला देखते रहते हैं। क्या इस मुल्क का मसला नवाज शरीफ और जरदारी लगते हैं आपको? नहीं, इस मुल्क का मसला तो मेरे ख्याल में तो सिर्फ एक है, वो है रूल ऑफ लॉ का। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से कानून तो हर चीज़ का है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अगर हम रूल ऑफ लॉ अप्लाई कर दें, उसमें जब एक ही सफ़ में खड़े हो जाए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहे ना कोई बंदा नवाज, स्वीपर से लेके ऊपर तक टॉप मैन तक जो है वो अकाउंटेबल हो, तो मेरा ख़्याल है कि ये मामला जो है ये सही हो सकते हैं। आपके 85% जो मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हमारे मुल्क में दो निज़ाम राइज हैं आज भी। ये मदीना की रियासत तो पता नहीं कब बनेगी कि नहीं बनेगी। अभी भी दो कानून यहाँ पे है, अमीर के लिए अलग है, गरीब के लिए अलग है। ये चीज़ जो है वेस्ट में ये नहीं है। वहाँ अगर किसी ने कानून की ख़िलाफ़ वर्जी की है तो उनकी नज़र में सब बराबर हैं, कोई VIP नहीं है। वहाँ कोई शहज़ादा आ जाएगा, जब UAE में देख लें, सऊदी अरब में देख लें, शहज़ादों के चलान होते हैं, पकड़ के उनको जेल में भी डाला जाता है। तो हमारे यहाँ सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी और इंस्टीट्यूशनल डिस्टिंक्शन, ये फ़लाँ डिपार्टमेंट का इसको हाथ नहीं लगाना, ये पुलिस का है इसको नहीं छेड़ सकते, ये इसका ताल्लुक़ फ़ौज से इसको कुछ नहीं कह सकते। सही। तो जब तक हम इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे, रूल बनाने वाले ही रूल की खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर आवाम कैसे फॉलो करेगी उसे? हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ के बजाय लॉ ऑफ रूलर्स चल रहा है, और आज भी है और आइंदा भी रहेगा जब तक हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे। क्योंकि देखें, असेंबली में जब मेंबर्स जाते हैं मुंतखब होकर, उनका काम होता है लेजिस्लेशन करना, कानून बनाना। कानून किसके लिए बनाते हैं? आवाम के लिए। तो ऐसे कानून बनाए जाते हैं जिससे कि अवाम की मुश्किलात
हल हों, उनको रोज़गार मिले, उनको सिक्योरिटी मिले। आपका आइन का आर्टिकल यही कहता है कि द फर्स्ट एंड foremost ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट इज़ टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ ईच एंड एवरी सिटीज़न इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड। उसका ताल्लुक किसी भी फ़िरके से हो, मतलब यह है कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। तो मैं आपसे अब काउंटर सवाल ये करता हूँ, क्या आप समझती हैं कि क्या हुकूमत ये अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रही है? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं समझती। मुझे तो कुछ ऐसा नज़र ही नहीं आता बीइंग अ जर्नलिस्ट, अगर मैं अपना तज्जिया दूं तो। अभी लेटली ये हो रहा है कि शॉपिंग सेंटर्स के अंदर 2-3 लोग आते हैं और लेडीज़ जो शॉपिंग करने आती हैं उनके पर्स छीन के ले जाते हैं, उनके जेवरात उतार लेते हैं। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है, तो हमने प्रोटेक्ट क्या करना है? तो जब तक हम कानून को फॉलो नहीं करेंगे अच्छी तरह से, उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। कानून क्या कहता है, आपने पकड़ा और आप उसको सज़ा दे। अगर आपने एक आदमी है उसने मर्डर किया, 2 आदमियों ने देखा है, तो उसका फैसला कितनी देर में होना चाहिए? 1 हफ्ते में हो जाना चाहिए। यहाँ तो तवील अरसा दराज हो जाता है, केस चलते चले जाते हैं, 20-20 साल, 15-15 साल, लोग मर जाते हैं, तब भी केस फाइल फिर बंद। अभी चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि उन्होंने 36 लाख केसेस का फैसला किया है। तो 36 लाख एक बहुत बड़ी तादाद होती है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कितने सालों का जो इकट्ठा हुआ था बैकलॉग, वो उन्होंने क्लियर किया है। तो हमारे यहाँ जब तक ये इसमें तब्दीली नहीं आएगी, जब तक तब्दीली लाने के लिए ज़रूरी है कि लेजिस्लेशन हो। लेजिस्लेशन तो हम करते हैं, लेजिस्लेशन होती है, लेकिन अपनी मराद के हवाले से हमें सोच भी तब्दील करने की ज़रूरत है, तभी हालात भी तब्दील मेंबरों की तनख्वाह कितनी होगी, गाड़ी कौन सी मिलेगी, पेट्रोल कितना मिलेगा, टेलीफोन कितना होगा, हाउस रेंट क्या होगा, इसके ऊपर तो काम होता है। इसमें अपोजिशन हुकूमत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। सही। अच्छा, हम अक्सर देखते हैं इमरान खान साहब जो है अपनी स्पीचेस खिताबात में कह रहे होते हैं कि सब चोर हैं, एनआरओ किसी को नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं इसके ऊपर? देखें, बात यह है कि मैं तो इससे अब इत्तफाक नहीं करता। वो अब जब उन्होंने इलेक्शन कैंपेन चलाया था तो उस वक़्त ये मतलब ये उनका एक वो था, और उनके 2 पॉइंट थे कि मैं करप्शन का ख़ात्मा करूँगा और गरीबों की हालत बेहतर करूँगा। वो इस तरह से बेहतर तो हम देख रहे हैं होता नजर आ रही है। करप्शन का खात्मा ऐसे होगा, गरीबों की हालत के बारे में कुछ नहीं कह सकते। नहीं, वो गरीबों की हालत उन्होंने ऐसे बेहतर करनी थी कि जो मुल्क का लूटा हुआ पैसा है वो लेकर आएंगे। ये उनके उन्होंने खुद ही कहा हुआ अपनी तकरीरों में। तो ऐसा तो अभी काम कोई नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अब एज ए वज़ीर आज़म अब उनको ये बार बार कहने की ज़रूरत नहीं। पहली बात तो ये है कि ये उनका डोमेन ही नहीं है कि मैं चोरों को नहीं छोड़ूंगा, मैं डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा। उसके लिए तो पुलिस है, अदालतें हैं जो फ़ैसला करती हैं। तो उसके लिए वज़ीर आज़म फ़ैसला नहीं करता, वो तो एक पॉलिसी डिसीजन देता है। तो पॉलिसी उन्होंने दे दी कि एनआरओ नहीं देंगे। तो मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा कहना ठीक है, अब हर तकरीर में ये रिपीट करना मुनासिब नहीं है और उनके शायान शान भी नहीं है। पहली बात ये। हाँ, सही बात है। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जनरल कमर जावेद बाजवा जो है उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के फरमान को मुअत्तल करते हुए एक नई मुस्बत जो है बहस का जो है आगाज़ हमें होता दिखाई दे रहा है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि हलचल भी हमें दिखाई दे रही है। मैं ऐसी बात कोई नहीं करना चाहता कि मेरे ख़िलाफ़ भी कंटेम्प्ट कोर्ट लग जाए, क्योंकि मामला अभी चल रहा है और होपफुली ये 1-2 दिन में इसका फ़ैसला आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि 29 नवंबर इज़ दी लास्ट डे जब उन्होंने रिटायर होना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक इशू जो अगस्त में हुआ, 18 अगस्त को इनका नोटिफिकेशन निकाला गया था, उसमें गलतियाँ थी। हमने उस वक़्त भी एक प्रोग्राम में ये पॉइंट आउट किया था कि जो प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं किया गया। बाद में उन्होंने प्रोसीजर को फॉलो किया, तो वो होना नहीं चाहिए था। जब इतनी बड़ी उनके पास टीम बैठी हुई है, पढ़े लिखे लोग हैं, कानूनदान बैठे हुए हैं, तो इससे तो ज़ाहिर हुआ कि उनकी टीम जो है वो नाअहल लोगों पर मुश्तमिल है। ये तो बिल्कुल बात सामने है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर एज ए प्राइम मिनिस्टर उनका कोई काम नहीं है कि वो किताबें पढ़ें और कानून को देखें। उसके लिए उनकी एक टीम होती है जो उनको गाइड करती है, जो उनको एडवाइस करती है, बताती है। तो इसका मतलब है कि उनके पास नाअहल लोग हैं, वरना ये बात होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये चीज़ें देखनी चाहिए। और ये पहला मौका नहीं था। इससे पहले जनरल क्यानी की भी एक्सटेंशन हो गई थी, उसको भी पेपर्स को देखा जा सकता था कि क्या प्रोसीजर तैयार किया। फिर अब ये जो एक लिहाज से अगर देखा जाए, मैं तो कहूँगा कि ये जिसने भी पिटीशन दाखिल की थी वो एक
उसमें एक शरारत का पहलू ज़रा मुझे नज़र आता है, मेरी राय में। उसकी वजह ये है ज्यादा जानबूझ के ये किया गया आपके उसकी ख्याल वजह में? ये है कि 29 नवंबर को उनकी टर्म शुरू होनी है और साथ ही उन्होंने 4-5 दिन पहले ये मतलब ये है कि चैलेंज किया। तो अभी ये चूँकि कोर्ट में है इसके ऊपर, लेकिन ये है कि जो प्रोसीजरल एरर्स हैं वो नहीं होने चाहिए थे। ये एक इतनी बड़ी अपॉइंटमेंट होती है और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, तो ये हमने नहीं सुना कि इस इशू के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने किसी आदमी को निकाला हो, किसी अफसर को निकाला हो। देखें, जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, जब तक आप सज़ा नहीं देंगे, जब तक ऐसे लोगों को निकालेंगे नहीं अपने अंदर जो बैठे हुए हैं, तो उस वक्त तक मतलब यह है कि मामला तो फिर ऐसे ही चलते रहेंगे। तो मेरे ख्याल में इसका जो देखें, एक लिहाज से देखा जाए तो गवर्नमेंट की जो स्टांस थी अभी भी वो सही नहीं है। उसकी वजह ये है, बेस्ट जो था ऑप्शन हुकूमत के पास ये था, बगैर कोई, इन्होंने अभी अमेंडमेंट भी की हैं कानून में। जब उन्होंने पॉइंट आउट किया है, तो पॉइंट आउट करने के बाद जो अमेंडमेंट है, इसका मतलब है कि उन्होंने गलत काम किया था कोई, इसीलिए तो उसको सही किया है, सही किया गया है। इनका काम था कुछ ना करते, पेश हो जाती इनकी टीम सुप्रीम कोर्ट में और उनको कहती चीफ जस्टिस साहब को, जो बेंच है, कि जी हमसे प्रोसीजरल एरर्स हुए हैं और हम अपोलोजाइज़ करते हैं और जो भी आपने ऑब्जर्वेशंस किए हैं हम उनको सही कर देंगे फौरी तौर पर, और इसलिए हमें इस दफ़ा माफ़ किया जाए और आइंदा हम ज़्यादा एहतियात बरतेंगे। मेरा दिल ये कहता है कि ये जो बेंच है वो यकीनन इस पे गौर करती और मामला जो है वो अफ़वाह व तफ़हीम से हल करने की कोशिश फौरी तौर पर ही ख़त्म हो सकता था। अब हम तो यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, पता नहीं इसका आउटकम क्या होता है, लेकिन अभी भी होप अगेंस्ट होप है कि थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट एमिकेबली, कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन ये है कि जो एक लिहाज से देखा जाए तो ये मतलब इस तरह की जो डिस्टेस्टफुल चीज़ें हैं, इससे मुल्क की भी बदनामी होती है, इदारों की भी बदनामी होती है, क्योंकि अब इतने दिन से खबरें यही और गर्दिश फिर कर रही हैं। दूसरी बात यह है कि देखें, फिर प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी भी अंडरमाइन होती है, तो अगर आप गलती ना करें तो फिर मतलब ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। सही। तो हमें ये कोर्स ऑफ एक्शन जो है अडॉप्ट करना चाहिए था। अब अगेन मैं ये कहूँगा कि जो एडवाइस करने वाले हैं, देखें, ऐसे मौके के ऊपर दो स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। एक ये कि जी टकरा जाओ, एक ये होता है कि झुक जाओ। सही। तो ये दोनों जो फोर्सेस हैं आपस में लगी रहती हैं। अब ये फैसला करना होता है बॉस ने कि मैं उनकी तरफ जाऊं जो टकराने का मशवरा दे रहे हैं, या उनकी तरफ जाऊं जो झुकने का ये नहीं मतलब कि जी हुजूर नहीं, ऐसे झुकने का मतलब है ऑन करें कि अपनी गलती को ऑन करें और आइंदा से ये कहें कि जी हमने करेंगे। सही है, इस पे भी हम बात करते हैं, लेकिन वक्फा जो कि ज़रूरी होता है। नाज़रीन, बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब।